क्या आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में सुना है? बहुत सारे मरीज़ हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का शिकार तो होते हैं। बहुत सारे लोगों को डायग्नोज़ नहीं हो पाता या वो इसका इलाज नहीं करते हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका इलाज कितना ज़रूरी है और इस बीमारी को आइडेंटिफ़ाई करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इस बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर समीर अरोड़ा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मेडसाक एडवांस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स, गुरुग्राम। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी नहीं है, बट फिर भी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को बहुत डिसेबल्ड बना सकती है। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, इस बीमारी के बारे में। ये एक ब्रेन की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमारे ही शरीर की अपनी इम्यूनिटी हमारे ही ऑर्गन्स के खिलाफ काम करनी शुरू कर जाती है। तो जैसे कि ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं उसके अराउंड जो कवरिंग होती है जिसे हम माइलिन शीथ बोलते हैं, इस बीमारी में उस माइलिन शीथ पे डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से वो शीथ उतर जाती है। इसे हम डीमाइलिनेशन बोलते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरह और भी दो बीमारियां हैं जिनको हम प्राइमरी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स में काउंट करते हैं, जो बिल्कुल इसके जैसी ही देखने में लग सकती हैं। एक है न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका और एक है माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी डिजीज यानी कि मॉग एंटीबॉडी डिजीज। ये एमएस जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका एनएमओ है या मॉग माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, ये इनके जो शुरुआती प्रेजेंटेशन होती है या शुरुआती सिम्टम्स होते हैं अक्सर एक जैसे लगते हैं। तो इसीलिए वो डायग्नोसिस शुरू में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग इलाज होता है वो सेम होता है। अब इसमें जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जो मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स हम देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वो होता है आँख की विजन जाना, जिसे हम ऑप्टिक न्यूराइटिस की फॉर्म में देखते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब क्या होता है? आँख की जो नर्व होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या एनएमओ हो या मॉग हो, ऑप्टिक न्यूराइटिस तीनों में आ सकता है। आमतौर पे ऑप्टिक न्यूराइटिस छोड़ के अदर सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हाथों पैरों में झंझनाहट आना, कमजोरी आना, लैट्रिन पेशाब का रुक जाना, ये सारे सिम्टम्स भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के होते हैं। इसके अलावा शरीर में थकान आना। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इसका इलाज कर सकें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली होता है। अगेन ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। कई बार ये 18 साल से कम के बच्चों में भी मिलता है, जिसे हम पीडियाट्रिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। और अगर ये 18 के बाद मिलता है तो इसे नॉर्मल हम एडल्ट ऑनसेट मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डेफिनेशन में फिट करते हैं। जब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स के बारे में बात करी, फिर ये होता क्यों है इसके बारे में बात करी, इसको आइडेंटिफाई या इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो अक्सर हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डायग्नोसिस के लिए जो क्लिनिकल चेकअप होता है वो तो चाहिए ही होता है। इसके अलावा हमें कई सारे टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि ब्रेन का और स्पाइन का एमआरआई ज़रूरी होता है, जो कि हम कॉन्ट्रास्ट के साथ करते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं जिसमें कई बार हमें रीढ़ की हड्डी से पानी के सैंपल की जांच करनी पड़ती है। और इसके अलावा कुछ आँख के और हियरिंग के टेस्ट करते हैं, जिसमें हम वीईपी या बेरा नाम का टेस्ट होता है वो इंक्लूड करते हैं। तो जब हम इनकी टेस्ट करते हैं हमें फिर एनुअली ये सारी इवैल्यूएशन जैसे एमआरआई की करनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि डिजीज़ आगे प्रोग्रेस तो नहीं हो रही है। एक बार अगर कोई पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोज हो जाता है तो उसका इलाज ज़रूरी होता है। इलाज शुरू करने के लिए हमारे पास कई सारी थेरेपीज़ होती हैं, जिसे हम डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी बोलते हैं, डीएमटी, डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी। जिसमें कुछ एक इंजेक्शंस आते हैं जो चमड़ी में लगने वाले इंजेक्शंस होते हैं। इसमें कुछ टैबलेट्स होती हैं जो सिर्फ खाने के लिए टैबलेट या कैप्सूल्स रहते हैं। कुछ एक इंजेक्शंस होते हैं जो महीने में लगने वाले इंजेक्शंस होते हैं। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो 6 महीने में लगते हैं। रिसेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 1993 से लेकर अब 2024 में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आई हैं, बट हर दवाइयों के कोई ना कोई अपने साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं और उनकी इफ़ेक्टिवनेस को लेके भी रहता है। कई बार ऐसा होता है दवाई लेते लेते दोबारा से रिलैप्स हो जाता है। जब हम रिलैप्स की बात करते हैं
तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट होता है उसे हम बोलते हैं रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो अक्सर पहले एक बार अटैक आया, इंसान ठीक हो गया, फिर हो सकता है साल बाद फिर दोबारा रिलैप्स आ जाए, फिर वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है, फिर दोबारा रिलैप्स आ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके रिलैप्सेस चलते रहते हैं अगर आप उसका इलाज नहीं करते हो। दवाई लेने से हम उन रिलैप्सेस को रोकने की कोशिश करते हैं, और रिलैप्सेस के बीच में थोड़ा सा डिसेबिलिटी बढ़ती जाती है, जो शुरू में तो इतनी दिखती नहीं है लेकिन ग्रेजुअली पेशेंट को डिसेबल्ड बना देती है। तो डिजीज मॉडिफाइंग, जब हम बात करते हैं मॉडिफाइंग थेरेपी का, तो मॉडिफाइंग थेरेपी का मतलब यही है कि हम उस डिजीज को मॉडिफाई कर सकें। रिलैप्सेस तो रोके रोके, लेकिन जो बीच में वो थोड़ी सी डिसेबिलिटी बढ़ रही है हम उसको भी रोकना चाहते हैं ताकि पेशेंट डिसेबल्ड स्टेट में ना जाए। अक्सर जो RRMS के पेशेंट्स होते हैं, अगर हम उनको ट्रीट नहीं करते तो वो अक्सर एक अदर वेरिएंट में प्रोग्रेस कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा एक और वेरिएंट होता है जो उतना कॉमन नहीं है, उसे बोला जाता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसका इलाज थोड़ा सा अलग रहता है मल्टीपल RRMS के मुकाबले। तो जब RRMS का कोई भी पेशेंट अगर एक्यूट इवेंट के साथ आता है, चाहे विजन लॉस के साथ आया, चाहे अचानक से हाथ पैर की कमजोरी में आया, तो कोई भी अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसका जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है वो होता है स्टेरॉइड्स, जिसमें हम 3 से 5 दिन के इंजेक्शंस देते हैं और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके कम कर देते हैं। बट वो सिर्फ उस एक्यूट एपिसोड का ट्रीटमेंट है, वो बीमारी का इलाज नहीं है। स्टेरॉइड इस बीमारी का इलाज नहीं है। बहुत बार हमने देखा है कि लोग बाहर से इलाज करा रहे होते हैं, वो खाली स्टेरॉइड्स पे चल रहे होते हैं। मैं बार बार ये चीज़ एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, स्टेरॉइड्स शॉर्ट टर्म में लिए जाते हैं इसका एक्यूट एपिसोड को ठीक करने के लिए, बट लॉन्ग टर्म में जो इस बीमारी का इलाज है वो डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी है। इवन बहुत अग्रेसिव केसेस में हम कई बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन पेशेंट्स को देते हैं, जो कि एक फाइनल सिस्टम है इम्यून रीसेट करने का, जिससे हम इस बीमारी को कंट्रोल पा सकते हैं। वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट इस तरह से आपके आसपास जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की शिकायत है, क्या वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है, क्या वो इंजेक्शंस 6 महीने वाले इंजेक्शंस के लिए एलिजिबल है, क्या वो मंथली इंजेक्टेबल थेरेपी के लिए एलिजिबल है, तो इसमें वो पेशेंट के अटेंडेंट्स की और डॉक्टर की आपस में बातचीत होना, काउंसलिंग होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। MS के ट्रीटमेंट के डिसीजंस वन साइडेड डिसीजंस नहीं होते हैं। इसमें हमेशा एक एक्टिव पार्टिसिपेशन डॉक्टर की और पेशेंट की आपस में होती है, ताकि हम ये चीज़ देखें कि पेशेंट का जो इलाज है, क्योंकि मान लो हमने पेशेंट को इंजेक्शन लिख दिया और पेशेंट इंजेक्शन लगवाने में इंटरेस्टेड ना हो, या मान लो हमने पेशेंट को कैप्सूल लिख दिया, पेशेंट बोले कि मेरे को रेगुलर दवाई नहीं खानी है, तो इसलिए पेशेंट कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए पेशेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में ज़रूरी है। एज अ डॉक्टर हमारा काम होता है कि हम पेशेंट को सब कुछ समझाएं, हर दवाई का इफेक्ट, साइड इफेक्ट, कॉस्ट, सारी चीज़ें, ताकि पेशेंट शुड बी अवेयर कि वो जो ट्रीटमेंट ले रहा है, क्योंकि देखिए MS का ट्रीटमेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट लंबा चलता है। ये कोई छोटी साल 2 साल वाली इलाज नहीं है। इसमें बीमारी लंबी चलती है तो आपको इलाज भी लंबा चलाना पड़ता है, और इसमें हम एनुअली मॉनिटर भी करते हैं। एटलीस्ट पहले 5 साल के लिए हम रेगुलर स्कैन्स करके देखते हैं कि क्या बीमारी कंट्रोल हुई है कि नहीं हुई। इसमें हमारे लिए एक टारगेट होता है नेडा। नेडा का मतलब होता है नो एविडेंस ऑफ डिजीज एक्टिविटी। हम ये चाहते हैं कि जब पेशेंट की दवाई चल रही हो, पेशेंट को कोई दोबारा रिलैप्स ना आए। जब हमने फॉलोअप पे स्कैन किया, उस स्कैन में कोई नए लीजन्स नहीं आने चाहिए, और इसके अलावा पेशेंट में कोई डिसेबिलिटी प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि पेशेंट का कोई भी डिजीज एक्टिविटी अब और नहीं आ रही है, तो दैट इज एक्चुअली डिफाइंड एज नेडा। सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में। आई होप कि ये वीडियो के ज़रिए आपको ये चीज़ पता चली हो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोस कैसे होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना होता है, इसमें क्या टेस्ट की ज़रूरत होती है। खैर वो टेस्ट जो होते हैं, आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं वो आपको बताते हैं कि इसमें कैसे डायग्नोसिस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो सेट ऑफ टेस्ट बोले हैं सारे टेस्ट आपके पेशेंट में ज़रूरत हो सकता है वो खाली ब्रेन स्कैन और स्पाइन के स्कैन से हमारी डायग्नोसिस बन जाती है, तो हमें और टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि CS लंबर पंक्चर, CSF एनालिसिस हर केस में ज़रूरी नहीं होता है। बट जो मेन पॉइंट है जो इसमें समझने वाला वो ये है
कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को दवाई लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ये बीमारी प्रोग्रेस करती है तो ये आपकी डिसेबिलिटी को ऐसा बढ़ा देती है कि इवन वी सी पेशेंट्स इन व्हील चेयर बाउंड स्टेट बिकॉज दे जस्ट नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट। इलाज नहीं लेते हैं इसलिए वो इस स्थिति में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि क्यों इसका टाइमली इलाज करना है। अगर आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रिलेटेड या कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के रिलेटेड हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे लिखे गए नंबर्स पे हमसे बात कर सकते हैं, हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। थैंक यू।